सुपर 7 आर्ट्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे इतिहास की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्लास 12th के लिए और कुछ मुख्य तथ्य और इतिहास की चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता के कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है, मामूली से प्रश्न है कि इतिहास किसे कहते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि इतिहास का अध्ययन अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है ना। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। उसके बाद पूछता है कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। उसके बाद अगला प्रश्न है, मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका को। इस मतलब सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो एशिया महादेश को। अगला प्रश्न है, इतिहास के कितने खंडों में बांटते हैं, तो 3 काल खंडों में बांटा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इतिहास का वह समय जिससे मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है, इसे किस काल के नाम से जाना जाता है, तो इसको हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न 7 में, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता है कहलाता है, तो पाषाण काल। ठीक ना, जिस काल में मानव पत्थर का औजार का प्रयोग करता है तो क्या कहलाता है? पाषाण काल कहलाता है। अगला प्रश्न है, पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने और कब की थी, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न है 10 नंबर, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कौन है, तो भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय किसके अधीन है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक ना, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है, लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया था, ठीक ना, इसमें जॉन ब्रूस ने। कौन किया था? जॉन ब्रूस ने। अगला प्रश्न है 13 में, पाषाण काल को कितने खंडों में बांटा गया है, तो पाषाण काल को भी 3 खंडों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक है, तो पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, आग की खोज कब हुई, तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। आग की खोज पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पेट भरना अर्थात खाना बदोश जिंदगी। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है कि चित्रकारी करना कब प्रारंभ किया, तो पूरा पाषाण काल में। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल की चित्र कहाँ से मिला, तो भीमबेटका के गुफा से मिला। उसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर, भीमबेटका की गुफा कहाँ अवस्थित है, तो भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल कब से कब तक है, तो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के बारे में सबसे पहली जानकारी किसने दी, तो कर्साइल नामक एक वैज्ञानिक थे जो 1867 में दिए थे, वैज्ञानिक इतिहासकार। उसके बाद है 22 में, मध्य पाषाण काल को और किस काल के नाम से जानते हैं, तो मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथ काल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में मानव के सबसे प्रमुख कार्य थे, तो अंत्येष्टि कार्यक्रम। मध्य पाषाण काल में मानव का सबसे प्रमुख कार्य थे, तो अंत्येष्टि कार्यक्रम अर्थात अंतिम संस्कार। ठीक ना, मानव जिंदगी में 16 संस्कार होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, नव या उत्तर पाषाण काल। ध्यान रखिएगा, उत्तर पाषाण काल को ही नव पाषाण काल कहा गया। तो उत्तर पाषाण काल कब से कब तक थे, तो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर, उत्तर पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया, तो सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में दिया था। उसके बाद है, मानव अस्थायी आवास, कृषि तथा पशुपालन किस काल से शुरू किया, तो नव पाषाण काल से। किस काल से? नव पाषाण काल से। मानव पहिया तथा मन का यानी कि घड़ा की खोज किस काल में किया, तो उत्तर पाषाण काल में। किस काल में किया था? उत्तर पाषाण काल में मानव पहिया मन का की खोज किया। उसके बाद अगला प्रश्न 28 में, राख के टीले कहाँ से मिला है और किस काल में मिला, तो मैसूर से। ठीक ना, नव पाषाण कालीन पूरा स्थल से मिला। उसके बाद अगला प्रश्न 29 नंबर, पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला, ठीक ना, तो आदमगढ़ तथा राजस्थान से। आदमगढ़ तथा। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ कहाँ है, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। उसके बाद अगला प्रश्न 31 नंबर, कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिला, तो मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से 7,000 ईसा पूर्व में। 7,000 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में 8,000 ईसा पूर्व में देता है ना, और आपके बुक में 7,000 ईसा पूर्व ही है। अगला है, पहली बार कृषि किन दो
मतलब पहाड़ियों के बीच हुई थी, ठीक ना। पहली बार कृषि किन दो पहाड़ियों के बीच में हुई थी? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच हुई थी। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच पहली बार खेती हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे पहली बार किसकी खेती हुई थी? तो सबसे जौ की खेती हुई थी। सबसे पहली बार जौ की खेती, फिर दूसरी में गेहूं की खेती हुई थी। बुर्ज होम कहाँ है? तो कश्मीर में। बुर्ज होम कहाँ पर है? कश्मीर में। अगला प्रश्न है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बुर्ज होम से। कहाँ पर? बुर्ज होम से। अगला प्रश्न है, मृद भांड का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मतलब गुफ कराल से, गुफ कराल से। उसके बाद है अगला प्रश्न है, इसमें चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इलाहाबाद से, इलाहाबाद के कुलडीबा से, ठीक ना। इलाहाबाद के कुलडीबा से, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लेहुरा देव से, लेहुरा देव से। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिला है? तो दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिला है? तो दमदमा से। उसके बाद अगला प्रश्न है, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? तो कुत्ता। उसके बाद अगला प्रश्न है, पाषाण काल का अंतिम समय क्या था? तो ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल का अंतिम समय क्या था? ताम्रपाषाण काल। अगला प्रश्न है, तांबे की खोज किस काल में हुई? तो ताम्रपाषाण काल में। तांबे की खोज किस काल में हुई? तो ताम्रपाषाण काल में। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन था? तो तांबा। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन था? तांबा। किस काल में मानव आखेट यानी कि शिकारी, ठीक ना, मानव आखेट यानी कि शिकारी करता था? तो पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से, नर्मदा घाटी से। अगला प्रश्न है, किस काल में लिखी गई साक्ष्य मिली और विद्वानों नहीं पढ़ सके? तो आदि ऐतिहासिक काल में, ठीक है ना, लिखे हुए साक्ष्य मिला, लेकिन अभी तक ऐसे कोई इतिहासकार या कोई विद्वान पढ़ नहीं सके। इसके बाद है, सिंधु सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता की खुदाई सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो हड़प्पा नामक स्थल से। इसके बाद अगला प्रश्न है 49 नंबर, कि सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दिया और कब? तो चार्ल्स मैसन ने 1869 में। चार्ल्स मैसन ने 1869 में। सिंधु सभ्यता के सर्वेक्षण किसने किया? तो जेम्स कनिंघम ने 1853 में। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया? तो जेम्स कनिंघम ने 1853 में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता कितनी वर्ग किलोमीटर में फैली है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। आगे है, पुरातत्व विभाग के पिता, पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया? तो पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने। कौन किए? लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद है 53 नंबर क्वेश्चन, पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। उसके बाद है, सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? तो सिंधु सभ्यता, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन गलत है ना, यहाँ पर क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया? तो सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। और आप लोग की सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जॉन मार्शल। कौन होगा? जॉन मार्शल। उसके बाद इस 55वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई, ठीक ना, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने कराई? तो दयाराम साहनी ने, ठीक ना, दयाराम साहनी ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन थी? तो सिंधु सभ्यता। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मतलब शहरी सभ्यता कौन थी? सिंधु सभ्यता। उसके बाद है, सिंधु सभ्यता का विकास कब से कब तक थी? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी स्थल कहाँ है? तो आलमगीरपुर, जो हिंडा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो हिंडा नदी के किनारे है। उसके बाद सिंधु सभ्यता के पश्चिमी स्थल कहाँ पर है? तो सूतकांगडोर। पश्चिमी स्थल कहाँ पर है? तो सूतकांगडोर जो दास नदी पर है। उसके बाद है अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी स्थल स्थित है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी स्थल स्थित है तो मांडा जो, ठीक ना, चिनाब नदी पर होगा, ठीक ना, चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता के दक्षिण स्थल स्थित है। तो सिंधु सभ्यता के दक्षिण स्थल जो है प्रवरा नदी के, ठीक ना, प्रवरा नदी पर है, प्रवरा नदी पर है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने और कब किया? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया, या खुदाई किया। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस जिला में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता माउंटगोमरी जिला में स्थित है।
उसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विकसित साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिगट ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से मिले प्रमुख सामग्री है, ठीक ना। तो हड़प्पा सभ्यता से मिले प्रमुख सामग्री है कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की उखली, लकड़ी की ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, मतलब हाँ यहाँ पर होना चाहिए हाथी, है ना, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है ना, स्वास्तिक चिन्ह। उसके बाद है 68 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब किया? तो मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया। उसके बाद अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो से मिले प्रमुख स्थल है तो पुरोहित आवास। मोहनजोदड़ो से मिले प्रमुख स्थल पुरोहित आवास, ठीक ना, पुरोहित आवास। घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, स्वास्तिक चिन्ह, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, ठीक, शिव की मूर्ति, कांसे की नतर्क की मूर्ति, तांबे का ढेर, ये सब यहाँ से मिला है। अगला एक नोट पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन और इमारत है, यानी कि मोहनजोदड़ो जो अन्नागार मिला यह सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा भवन है, ठीक ना, सबसे बड़ा भवन है। अगला प्रश्न है स्वास्तिक की मोहर किसकी बनी थी? तो सिलखरी की, यानी कि मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिली अधिकांश मोहरें क्या है? सिलखरी की ही बनी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, चनहुद्रो की खोज किसने किया? तो गोपाल मजुमदार ने। चनहुद्रो की खोज किसने किया? गोपाल मजुमदार ने 1931 में। अगला प्रश्न है, चुनहुद्रो किस नदी के तट पर स्थित है? तो चुनहुद्रो सिंधु नदी के तट पर स्थित है जो पाकिस्तान में है। उसके बाद है नोट, चुनहुद्रो एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। ध्यान रखिएगा, चुनहुद्रो एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। अगला, चुनहुद्रो कैसा शहर है? तो औद्योगिक शहर है, जो मतलब चुनहुद्रो कैसा शहर है? औद्योगिक शहर है। चुनहुद्रो से मिला प्रमुख स्थल मेकअप की सामग्री, ठीक ना, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत सुई, मतलब अलंकृत ईंटें, ठीक ना, अलंकृत ईंटें होगा यहाँ पर। ये सब वस्तु मतलब चनहुद्रो से मिला। उसके बाद अगला है, बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चनहुद्रो से। उसके बाद अगला प्रश्न है, रोपर की खोज किसने किया? तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में। बनावली की खोज किसने किया? तो रविंद्र सिंह, ठीक ना, रविंद्र सिंह रंगोई ने। रविंद्र सिंह ने किस नदी पर है? तो रंगोई नदी पर है, ठीक ना, रंगोई नदी पर। अगला प्रश्न है 81 नंबर, बनावली, ठीक ना, बनवली की सड़कें कैसी थी? तो टेढ़ी मेढ़ी, ठीक ना, बनवली की सड़कें, बनावली की जो सड़कें थी कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। जोता हुआ खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो सरस्वती यानी घगर नदी, ठीक ना, अभी वर्तमान में सरस्वती नदी, पहले था घगर नदी जो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। कालीबंगा की खोज किसने किया? तो अलमानंद घोष ने। कालीबंगा की खोज किसने किया? अलमानंद घोष ने। बस अब आपका आज का लास्ट प्रश्न है, कालीबंगा की खुदाई किसके देखरेख में हुई? तो बीके थापर और बीबी लाल के देखरेख में कालीबंगा की खुदाई हुई। तो इस आज के लिए लास्ट चैप्टर है, यह भी पार्ट ए, मतलब 12th के हिस्ट्री का पार्ट 1 था, ठीक, पार्ट 1 था। इस पार्ट 1 से अभी और प्रश्न है जो आगे इसकी क्लास होगी। तो चलिए दोस्तों, अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।